हे गाइस, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का। ओके और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहने वाली है यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ना, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, उसके साथ साथ DSSB, NVS और KVS के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी की थी ना इंटेलिजेंस की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। के इंटेलिजेंस जो है ना, सिर्फ वो बर्थ के समय ही निर्धारित होती है, मतलब जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो देखते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये बोल रहा है कि ना इंटेलिजेंस को ना एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा। जैसे वो है वैसे ही मेजर उसको किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन क्या है? इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। जो इंटेलिजेंस है ना, वो एक एकात्मक कारक है, मतलब एक ही तरीके की इंटेलिजेंस होती है, एक सिंगल ट्रेट है। ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। एंड फोर्थ वन इज इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो देखो, अगर हमें इन तीनों ऊपर के तीन ऑप्शन में अगर कोई कंफ्यूजन भी है ना, तो हमें इतना पता है कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये वाले करेक्ट है या नहीं है, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल होती है। ओके, एक इंसान के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस हो सकती हैं। तो इंटेलिजेंस जो है फिक्स्ड एबिलिटी होती है, नहीं, ये गलत हो गया हमारा। इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर किया जा सकता है, हम IQ को चेक कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेटली नहीं कर पाते। ओके, कभी कभी जो टेस्ट होते हैं ना, वो उतने ढंग से हर इंसान पे काम नहीं करते। थर्ड ऑप्शन था हमारा यूनिटरी फैक्टर होता है, नहीं, मल्टीपल डायमेंशनल फैक्टर होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। क्या बोल रहा है? रूही बहुत अलग अलग तरीके से सोचती है हमेशा, और ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करती है। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। तो रूही किस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, डिस्प्ले करती है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर या फिर ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो देखो, ईगोसेंट्रिक तो नहीं है। अगर वो सिर्फ अपने तरीके से सोचेगी तब वो ईगोसेंट्रिक होगी। ठीक है, ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है? अपने तरीके से ही सोचते। ठीक है, तो ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रिजिड थिंकर भी नहीं है कि वो एक ही तरीके से सोच रही है। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास यहाँ पे, कन्वर्जेंट थिंकर और क्रिएटिव थिंकर। तो जो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं उसका मतलब भी होता है कि वो एक ही तरीके से सोचते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर आंसर हो। तो जब वो अलग अलग तरीके से सोचे ना, बोला है यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, वो सोच लेती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्रिएटिव थिंकर है। कैसी थिंकर है वो? क्रिएटिव थिंकर, यानी कि सृजनात्मक विचार रखती है। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। हमारा आंसर क्या हो गया? क्रिएटिव थिंकर। ओके, देखो, दो तरीके की जो आपकी थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है और एक होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होती है कन्वर्जेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी, और एक होती है डाइवर्जेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इसमें हम एक ही तरीके से सोचते हैं। ओके, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इसमें हम अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस को सोचने की कोशिश करते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें सोचना होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप अलग अलग सॉल्यूशन सोच सकते हो। तो क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा किससे रिलेटेड होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट्स बनाते चलो साथ साथ और ये चीज़ें नोट करते चलो, क्योंकि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी आपका आंसर जो है क्वेश्चन में आता ही आता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना, जो बेस्ट वाली होती है वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, एक सिचुएशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है लेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो बिलोंग करते हैं बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत डिप्राइव ग्रुप से क्या कहते हैं वंचित समूह से संबंधित हैं, इसलिए वो क्या करते हैं लेस पार्टिसिपेशन दिखाते हैं किसी भी चीज़ में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इस केस में टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो भाई। आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, मतलब बच्चों को क्या ये बोल देना चाहिए कि आपको तो पार्टिसिपेशन ही नहीं करना है तो आप स्कूल से विड्रॉ कर लो? नहीं, ये ऑप्शन तो देखो कितना नेगेटिव है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। विद्यालय छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहेंगे भाई बच्चों को। या फिर वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, मतलब अगर बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि चलो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए सही है। नहीं भाई, ये भी गलत हो जाए क्योंकि हमें सबको पार्टिसिपेट कराना है स्कूल के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, के मतलब आप एक्सपेक्टेशन ही खत्म कर दो, उनसे अपेक्षा ही खत्म कर दो कि चलो भाई ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना ही बेकार है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, डिलीट। अब फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, हमें खुद से उस टीचर को खुद से सोचना चाहिए, ऐसे वेज फाइंड करने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके, उनकी इन्वॉल्वमेंट को वो इम्प्रूव कर सके। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, मतलब उसको न्यू न्यू स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो 4 ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने आंसर कैसे ढूंढा, हमें ये पता था कि ये 3 इसका आंसर नहीं है, तो 4th वाला अपने आप इसका आंसर हो गया, और पढ़ने से भी हमें पता चल गया कि 4th वाला इसका आंसर है। तो कभी कभी आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो एग्जाम में। ओके, तो 14th क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, मतलब कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कैसे करने चाहिए, टीचर को प्रिपेयर नहीं करने चाहिए, शुड ओकेजनली प्रिपेयर मतलब कभी कभी प्रिपेयर करने चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, या फिर शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तो देखो शुड नॉट प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिविजुअलाइज प्लान, तो ये तो नेगेटिव सा हो गया ना भाई, ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ये डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, ओकेजनली प्रिपेयर करना चाहिए, कभी कभी नहीं, ऐसा भी नहीं है, और डिस्करेज करना चाहिए प्रिपरेशन को, तो ये भी गलत हो गया। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए, टीचर को हमेशा ही सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोली थी, इंडिविजुअलाइज प्लान, यानी कि शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को बनाना चाहिए। ठीक है, अब ये इंडिविजुअलाइज प्लान क्या होता है, देखो कि जो बच्चे हैं ना क्लास में, हर एक की नीड के अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना चाहिए। अब एक क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं तो आप एक ही प्लान से सारे स्टूडेंट्स को नहीं कवर कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके इंडिविजुअल स्टूडेंट के तरीके से मतलब प्लान को क्या करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। हमें उस तरीके से करना चाहिए कि इस टाइप के भी बच्चे हैं ना क्लास में जो कमज़ोर हैं, तो अगर उनको पढ़ाना ये टॉपिक तो मुझे क्या एक्टिविटी करवानी पड़ेगी क्लास में ताकि मैं अच्छे से करवा पाऊँ। तो एक सिंगल प्लान काम नहीं करता कभी भी क्लासरूम में, इंडिविजुअलाइज प्लान होना चाहिए आपका हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टीचर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के लिए हमेशा एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा कभी भी कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, क्या बोल रहा है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, ये कुछ आपकी लर्निंग एबिलिटीज होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया दिया हुआ है, एक डिस्ग्राफिया होता है, एक डिसकैलकुलिया होता है, ये मैं भी बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन किससे, डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया में क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, या फिर इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, के वो बार बार एक ही एक्शन करता रहता है। तो देखो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, उसमें जो बच्चा होता है उसको कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया ही तो होता है ना, और उसको क्या प्रॉब्लम होती है, रीड फ्लुएंटली वाली इनएबिलिटी होती है उसके अंदर, कि वो बच्चे जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाते, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उनके सामने नाचने लगते हैं। ठीक है, तो जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे रिलेटेड होता है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, और हिंदी में इसको बोलते हैं धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। एक जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या, डिसग्राफिया। ओके, एक होता है आपका डिसग्राफिया,
डिस्ग्राफिया। देखो अब ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ग्राफ वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, ग्राफ का मतलब क्या, आप कुछ ड्रॉ करते हो। तो जो डिस्ग्राफिया होता है ना वो लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ओके, एक होता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो जिस बच्चे के अंदर मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स कम समझ में आता है, उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया, और हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया हो गया आपका रीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, डिसग्राफिया हो गया आपका लिखने से रिलेटेड, और डिसकैलकुलिया हो गया आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो आई होप ये आंसर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। भाई जितना भी मैं बीच में अलग से बताती हूँ ना, उनको नोट कर लिया करो कहीं पे, ताकि आप उनको रिवाइज भी कर सकते हो धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on, जो inclusive education का आपका कॉन्सेप्ट है कि मतलब हर बच्चे को हमें पढ़ाना है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं आपके या लर्निंग डिफरेंटली एबल चाइल्ड होते हैं, डिसेबल्ड बोलना सही नहीं रहता, तो उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया था। तो ये क्या एडवोकेट करता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है हमारे, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल को करता है यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत को करता है, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड द डिसेबल, मतलब हमें डिसेबल के लिए क्या करना है, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना है, या फिर अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। तो देखो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन तक लिमिट कर दिया ना इन्होंने, नहीं, उनका जो मन करेगा भाई उनको वो पढ़ाना चाहिए ना, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे ये हो जाएगा राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परीक्षा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना वो इसीलिए लाया गया था भाई, जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है जिनमें कोई प्रॉब्लम है सपोज, उनका भी तो राइट है ना पढ़ने का। तो अगर हम राइट के बारे में बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है राइट की, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के राइट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसीलिए क्या था, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क होता है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ना वो फोकस करते हैं किस पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, कि बच्चा ना खुद से अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ओके, तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क होता है लर्निंग का, ये किस पे बेस्ड होता है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो ये तो कितना नेगेटिव सा ऑप्शन है, रोट मेमोराइजेशन की तो हम कहीं पे भी बात ही नहीं करते हैं। ओके, फिर है सेंटर्ड अराउंड री इन्फोर्समेंट, कि मतलब बच्चों को आप हर बार क्या करोगे, री इन्फोर्स करोगे, उनको क्या करोगे, मोटिवेट करने के लिए ना कोई गिफ्ट्स वगैरह दे दिया या कोई रिवॉर्ड दे दिया। तो ये जो री इन्फोर्समेंट होता है ना वो हर टाइम कायम नहीं करता है। अक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करना उनको मतलब कि उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको किसी पर्टिकुलर एक जो होता है फ्रेमवर्क में ढालना, तो ये भी नहीं इसका ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन इज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन, कि आप मीनिंग मेकिंग पे फोकस करते हो, वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के अंदर या फिर संरचनावादी ढांचा में। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट द वेरियस फिनोमिना। जो नेव थ्योरीज होती है ना उसका मतलब होता है कि आप कॉमन सेंस के बेस पे काम कर रहे होते हो। हिंदी में पढ़ते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अगर बच्चे हमेशा कॉमन सेंस पे ही काम करते हैं तो इस केस में बच्चों को उनको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को उनको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, शुड बी इग्नोर बाय द टीचर। अब इसको इग्नोर कर देना चाहिए कि ठीक है बच्चे जैसे भी कर रहे हैं उनको करने दो। शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, पनिश्ड करना चाहिए उन बच्चों को। शुड बी रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, या फिर उनको करेक्ट तो कर दिया लेकिन उसको बोला कि चलो अब इस चीज को ना 5 बार बोलो ताकि आपको याद हो जाए, ये करना चाहिए। या फिर should be challenged by the presenting counter evidence and examples। तो अब आप बताओ आपको इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, टीचर उसको कैसे करेक्ट करेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये तीनों ऑप्शन तो देखो कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। हम ऐसी चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं चाइल्ड पेडागोजी के अंदर,
कि पनिश करें या आप बच्चों को इग्नोर करते रहें या फिर आप मेमोराइजेशन की बात करें, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत पॉजिटिव आंसर चूज करना होता है हमें यहाँ पे। तो क्या करना होगा भाई टीचर को, टीचर शुड बी चैलेंज्ड बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोवाइड कराओ आप बच्चों को, ताकि उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर पैडागोजी प्रमोट। जो चाइल्ड सेंटर पैडागोजी है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है? एक्सक्लूसिवली रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, या फिर रोट मेमोराइजेशन, या फिर लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी। अब देखो ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे कि रोट मेमोराइजेशन पे ध्यान देगी, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी बिल्कुल नहीं, लेबल कर देगी, कैटेगराइज कर देगी स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी के बेस पे कि भाई तुम ए ग्रेड स्टूडेंट हो या बी ग्रेड स्टूडेंट हो, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। ओके, या फिर एक्सक्लूसिवली रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, या फिर जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो ही करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भाई, प्राइमेसी देंगे चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, उसको समझेंगे कि चिल्ड्रन जो है अपनी कॉन्सेप्ट को कैसे फ्रेम कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से उसको हम पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, चाइल्ड सेंटर पैडागोजी जो है, चाइल्ड को ध्यान देगी ना, नाम से पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर पैडागोजी मतलब चाइल्ड के एक्सपीरियंस को क्या करेगी, वो कंसिस्ट करेगी, वहां पे कंसिडर करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर। जो इमोशंस एंड कॉग्निशंस हैं वो क्या है एक दूसरे के लिए, कंप्लीटली सेपरेट है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है, इंटरवोवन है, या फिर नॉट रिलेटेड है। ओके, तो अब देखो जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी कॉग्निशंस को, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को, और हमारी मेंटल एबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं इमोशंस को। तो क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं? नहीं ना भाई। अब हमारे पास ऑप्शन बचा फोर्थ वाला, देखो नॉट रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये सेपरेट भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन एक तरीके से ना, ये वाला और ये वाला ऑप्शन एक ही बात बोल रहे हैं ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, इंटरवोवन होते एक दूसरे के साथ। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटरवोवन विद ईच अदर, यानी कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सहनित हैं। ओके, तो आई होप ये जितने भी हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद आपकी पेपर 2 की वीडियो भी आएगी, तो उसको भी जाके देख लेना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।